ओके पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हो सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। आज ओवरहेड का सेकंड क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कशन किए थे कि एलोकेशन क्या होता है, अपॉर्चनमेंट क्या होता है। ओके, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे रीअपॉर्चनमेंट। रीअपॉर्चनमेंट ओवरहेड चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ओवरहेड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ है वो रीअपॉर्चनमेंट, तो ठीक है, चलो लिखो रीअपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड। बेटा ये रीअपॉर्चनमेंट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जो भी ओवरहेड होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होगा, तो इसको कहते हैं रीअपॉर्चनमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड विल बी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एज रीअपॉर्चनमेंट। तो लिखो रीअपॉर्चनमेंट मीन्स distribution of overhead of service department among प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसको कहते हैं रीअपॉर्चनमेंट, ठीक है। देखो इट कैन बी डन बाय अप्लाइंग फॉलोइंग मेथड्स। ये सारे मेथड्स हम लगा सकते हैं। पहले होता है डायरेक्ट मेथड, फिर स्टेप लैडर मेथड, फिर रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड, स्टेप लैडर मेथड, रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड, स्टेप लैडर मेथड, इसको हम बोल सकते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। मेथड दो प्रकार का, एक होता है रेसिप्रोकल और एक होता है नॉन रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल में कुछ मेथड्स आएगा, हम डिस्कशन करेंगे। नॉन रेसिप्रोकल में डायरेक्ट मेथड, स्टेप लैडर मेथड आता है। तो नॉन रेसिप्रोकल मेथड के अंदर डायरेक्ट मेथड, स्टेप लैडर मेथड आएगा, और रेसिप्रोकल मेथड के अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो नॉन रेसिप्रोकल, देखो दो प्रकार का मेथड होता है, एक होता है नॉन रेसिप्रोकल और एक होता है रेसिप्रोकल। ये तुम्हारा नॉन रेसिप्रोकल, ये तुम्हारा रेसिप्रोकल, ठीक है। नॉन रेसिप्रोकल के अंदर डायरेक्ट मेथड, स्टेप लैडर मेथड, और रेसिप्रोकल के अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। चेक करो इसको। ओके चलो पहले हम नॉन रेसिप्रोकल मेथड डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर क्या स्टेप, सॉरी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो पहले लिखो नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड, तो लिखो अंडर नॉन रेसिप्रोकल मेथड देयर आर टू मेथड। नॉन रेसिप्रोकल के अंदर दो मेथड आएगा। पहला डायरेक्ट मेथड,
दूसरा स्टेप लैडर मेथड, तो पहले लिखो डायरेक्ट मेथड। अब समझो डायरेक्ट मेथड में कैसे रीअपोर्शनमेंट होगा, ठीक है। ओके, देखो डायरेक्ट मेथड विल बी अप्लाइड when the services produced by service department are mainly consumed by प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो रीअपोर्शनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, मेथड चूज करना। अगर क्वेश्चन साफ से बोल दिया कि चलो तुम डायरेक्ट मेथड लगाओ, तुम डायरेक्ट मेथड लगाओगे। अगर क्वेश्चन साफ से बोल दिया कि तुम स्टेप लैडर मेथड लगाओ, तो तुम स्टेप लैडर मेथड लगा दोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट रह गया तो हमें अप्रोप्रिएट मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनअप्रोप्रिएट मेथड तुम लगाओगे तो तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप बोलेंगे सर क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन बता देगा या क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, तुम बताओ। प्रोफेशनल कोर्स में क्वेश्चन बता देना चाहिए या साइलेंट रहना चाहिए? सर प्रोफेशनल सिलेबस में या प्रोफेशनल कोर्स में क्वेश्चन तो साइलेंट रहना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन साइलेंट ही रहेगा। ओके, तो अब समझो डायरेक्ट मेथड कब लगेगा। हाँ देखो, हर सिचुएशन में डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, मतलब हर सिचुएशन के लिए अब तुम लगाओगे जोर जबरदस्त तो लग सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये मुझे मालूम है। लेकिन अगर सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट आर मेनली कंज्यूम्ड, अंडरलाइन द वर्ड मेनली कंज्यूम्ड। आप बोलेंगे सर ये पैराग्राफ का मतलब समझा दीजिए। देखो डायरेक्ट मेथड विल बी अप्लाइड व्हेन द सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट आर मेनली कंज्यूम्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? चलो मान लो प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, सर्विस 1, सर्विस 2। सर्विस 1 जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रहा है। देखो डायरेक्ट मेथड कब लगेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। डायरेक्ट मेथड विल बी अप्लाइड व्हेन सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट आर मेनली कंज्यूम्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब देखो ये ग्राफ को हम और एक बार समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलो मैं इसको सब मिटा देता हूं। सर्विस डिपार्टमेंट 1 का जो भी सर्विस होगा कौन यूज करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस 2 का जो भी सर्विस होगा कौन यूज करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप बोलेंगे सर क्या सर्विस डिपार्टमेंट 1 का सर्विस 2 को जाएगा, 2 का सर्विस 1 को आएगा? बेटा देखो पहले तो मैं इतना बताऊंगा कि अगर ये नहीं तो हाँ इसमें तो डायरेक्ट मेथड लगेगा ही लगेगा, इसमें नो डाउट ही नहीं है। लेकिन अब ओहो सर्विस डिपार्टमेंट का सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जा सकता है, लेकिन नेग्लिजिबल जाएगा तो नेग्लिजिबल पोर्शन होगा तो डायरेक्ट मेथड लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर लिखा हुआ है मेनली कंज्यूम्ड। बेटा मेनली कंज्यूम्ड एंड कंज्यूम्ड का मीनिंग डिफरेंट होगा। कंज्यूम्ड होगा तो थोड़ा सा भी सर्विस गया सर्विस डिपार्टमेंट को,
एक सर्विस डिपार्टमेंट से दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा भी सर्विस गया तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूम्ड, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, मेनली कंज्यूम्ड। ठीक है, अगर मेनली कंज्यूम्ड होगा इसका मतलब मैक्सिमम या सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अ सर्विस कौन लेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नेग्लिजिबल पोर्शन ऑफ सर्विस ले सकता है अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ओके, तो एक काम करो, एक पॉइंट दिमाग में रखो कि मैक्सिमम केस में डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा। आप बोलेंगे सर क्यों, देखो बेटा तुम सोचो, ये सिंपल बात है। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है, सर कैंटीन डिपार्टमेंट हो सकता है, नहीं तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हो सकता है, ये सब सर कैंटीन सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट होता है। तो कैंटीन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, मील बनाना, तो मील बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय तो खाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट में भी तो कुछ एम्प्लॉय होंगे ना। क्या तुम डायरेक्ट मेथड लगाओगे इसके चक्र, मतलब इसके चक्र में सर्विस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं खाएंगे मील। हाँ, अगर सर्विस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय मील खाएंगे तो तुम बोलोगे कि चलो सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट आर नॉट मेनली कंज्यूम्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि चलो डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, क्या हुआ, फिर भी हमारा एम्प्लॉय तो मील खाएंगे ना। तो इसीलिए मैक्सिमम केस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं पे भी डायरेक्ट मेथड नहीं लगता है, लेकिन मैक्सिमम केस में डायरेक्ट मेथड नहीं लगता है। चलो इस मेथड पर चर्चा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखो, स्टेप लैडर मेथड। यह भी एक नॉन रेसिप्रोकल मेथड होता है। स्टेप लैडर मेथड तुम्हारा एक नॉन रेसिप्रोकल मेथड होता है। ओके, लिखो दिस मेथड is to be applicable when one service department is providing more service to another service department as compared to what it is received from other service department। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। This method is to be applicable when one service department is providing more service to another department as compared to what it received from other service department। चलो एग्जाम्पल के साथ समझो। प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काफी रहेगा समझने के लिए। सर्विस 1 सर्विस 2, मान लो देखो सर्विस डिपार्टमेंट 1 जितना सर्विस प्रोड्यूस करेगा, मिल बनाएगा, तो उसको हम 100% बोल सकते हैं। हाँ, मान लो कि 1000 मिल बनाया सर्विस डिपार्टमेंट 1, तो 1000 मिल को मैंने 100% बोलूंगा। वो प्रोडक्शन 1 को दे रहा है 40%, प्रोडक्शन 2 को दे रहा है 30%, नहीं हाँ खुद कंज्यूम कर रहा है 10%, S2 को दे रहा है 20%। ये बहुत सिंपल। मान लो 1000 मिल 100 मिल प्रोड्यूस किया S1, 100 मिल प्रोड्यूस किया कौन, S1, तो 40 मिल P1 को दे दिया,
30 मील P2 को, खुद का एम्प्लॉय 10 मील खा लिया, बाकी सर्विस 2 को 20%। मान लो सर्विस डिपार्टमेंट जो 100% प्रोड्यूस कर रहा है सर्विस, P1 को दे रहा है 30%, P2 को दे रहा है 50%। ओके, खुद ले रहा है 15%, बाकी S1 को दे रहा है 5%। अब देखो, सर्विस डिपार्टमेंट 1 इज प्रोवाइडिंग 20% ऑफ इट्स सर्विस टू S2, बट इट इज रिसीविंग 5% ऑफ सर्विस फ्रॉम S2। इसका मतलब ये जो सिचुएशन में लिखा हूं, देखो इस सिचुएशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस मेथड इज टू बी एप्लीकेबल व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग मोर सर्विस, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा सर्विस दे रहा है, किस कंपैरिजन में, व्हाट इट रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट से मैं जितना ले रहा हूं उसके कंपैरिजन में मैं उसको ज्यादा दे रहा हूं। इसका मतलब तुम देखो, सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को कितना सर्विस दे रहा है, 20%, लेकिन ला रहा है कितना, 5%। इसका मतलब वो जितना ला रहा है उसके कंपैरिजन से वो ज्यादा दे रहा है। इस मेथड में स्टेप लैडर मेथड लगेगा। आप बोलेंगे सर क्या इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा? बेटा डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेनली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इधर सर्विस डिपार्टमेंट का सर्विस अदर सर्विस डिपार्टमेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा। तो स्टेप लैडर मेथड भी लग सकता है, क्योंकि ज्यादा दे रहा है कम ले रहा है। चलो, आप बोलेंगे सर इसका मतलब हमें परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना परसेंटेज सर्विस दे रहा है, कितना परसेंटेज सर्विस ले रहा है, तो तुम्हें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने के बाद तुम बता सकते हो कि हाँ सर इधर रेसिप्रोकल सॉरी स्टेप लैडर मेथड लगेगा या हाँ नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट लाइन और देख के लिखो। फॉर दिस पर्पज we will calculate percentage of service on the basis of service providing to other without considering own consumption। हाँ, ओन कंजप्शन को कंसिडर मत करो, अब परसेंटेज निकालो। देखो कैसे, सर्विस डिपार्टमेंट 1 एक ही डिपार्टमेंट काफी रहेगा समझने के लिए। सर्विस डिपार्टमेंट 1 कितना मील प्रोड्यूस किया, 100, खुद कितना कंज्यूम किया, 10, अब बचा कितना, 90। अब कितना बच गया, 90। अब P1 को कितना दे रहा है, 40, P2 को कितना, 30, दूसरे को 20। तो देखो 40 30 70 20 90। अब ये 40 90 का कितना परसेंट, ये 30 90 का कितना परसेंट, ये 20 90 का कितना परसेंट। अब बोलेंगे सर आप तो 100 के ऊपर परसेंटेज मल्टीप्लाई किए थे। मैंने समझने के लिए बोला था, लेकिन तुम परसेंटेज ऐसे निकालोगे कि खुद जो कंज्यूम किया उसको तुम इग्नोर करोगे। यही बात मैंने इधर लिखा। ठीक है सर। देखो अंडर दिस मेथड फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट
द कॉस्ट ऑफ दैट सर्विस डिपार्टमेंट which provides more service other service department। आप बोलेंगे सर इसका मीनिंग क्या है? देखो पहले, अच्छा ये जो एग्जांपल मैंने लिया था इसमें सर्विस डिपार्टमेंट वन ज़्यादा सर्विस दे रहा है, किसको? सर्विस टू को। तो पहले सर्विस डिपार्टमेंट वन का खर्चा ट्रांसफर होगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट वन में जितना खर्चा आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट वन में जितना खर्चा आएगा, जो भी परसेंटेज होगा, तो पहले कुछ P1 को जाएगा खर्चा का परसेंटेज के हिसाब से, P2 को, अब जाएगा S2 को। तो सर्विस डिपार्टमेंट वन का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सर्विस डिपार्टमेंट टू का खर्चा और वन को नहीं आएगा, अगर वन को आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हाँ, अब सर्विस डिपार्टमेंट टू का जो खुद का खर्चा था, हाँ, वो प्लस जितना खर्चा वन का ट्रांसफर हुआ किसके पास? S2 के पास, ये दोनों मिला के तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे, तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे। नेक्स्ट लिखो, लास्टली द कॉस्ट ऑफ other service department will be distributed among production department on the basis of डायरेक्ट मेथड। जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही जाएगा। लिखो, एक एग्जांपल लिखो। पर्टिकुलर स्टोर्स डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट भी सर्विस डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट भी सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, परसेंटेज पावर का किलोवाट आवर्स परसेंटेज। फॉर डिपार्टमेंट ए 125%, फॉर डिपार्टमेंट बी 250%, for stores department 1.42%, for power department 125%, total 100%। इसको फिलअप करो, 228.17%, 570.42%। ओके, पहले इसको समझो, इसका मीनिंग क्या है। देखो
स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो सर्विस 100 डिपार्टमेंट ए के पास जा रहा है जो कि 25%, 200 बी के पास जा रहा है जो कि 50%, 100 पावर डिपार्टमेंट के पास जा रहा है जो कि 20%, टोटल 400 100%। इसमें स्टोर्स डिपार्टमेंट खुद जो सर्विस कंज्यूम करेगा उसको इग्नोर करेंगे हम। जो पावर डिपार्टमेंट का सर्विस ए के पास 228.17, बी के पास 570.42, सी के पास 1.42%। क्या तुम देख सकते हो कि स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा, स्टोर्स डिपार्टमेंट का सर्विस 25% जा रहा है पावर डिपार्टमेंट को, पावर डिपार्टमेंट का सर्विस 10% आ रहा है स्टोर्स डिपार्टमेंट को। इसका मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट का ज़्यादा परसेंटेज सर्विस जा रहा है पावर को, पावर से कम आ रहा है, तो स्टेप लैडर मेथड लगेगा। तो देखो टोटल कॉस्ट as per प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब allocation प्लस अपॉर्चुनमेंट। ए का 1914, बी का 1914, ये दोनों तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर्स का 2275, पावर का 3447, ये दोनों तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट। मेक रीअपॉर्चनमेंट। अब रीअपॉर्चनमेंट करो, देखो आंसर। सर हम करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं आंसर कर रहा हूँ, मेरे बाद तुम आंसर करोगे। तो लिखो आंसर। वी फाइंड दैट स्टोर डिपार्टमेंट इज गिवन more service to the power department therefore we will apply step ladder method of distribution। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम स्टेप लैडर मेथड लगाएंगे, ठीक है। चलो स्टेप लैडर मेथड हिसाब से जो ज़्यादा परसेंटेज सर्विस दे रहा है उसका पहला एलोकेशन होगा, बाकी नेक्स्ट दूसरे का। पर्टिकुलर बेसिस टोटल ए बी स्टोर पावर। कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितना 9550, ए का 1914, 1914, 2275,
3477। अच्छा, इसको 3477 करो। अब शुरू होगा रीअपोर्शनमेंट। यहाँ तक एलोकेशन अपोर्शनमेंट हुआ है, अब लिखो रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट में लिखो सबसे पहले किसका खर्चा जाएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट का। क्यों? क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट का ज़्यादा खर्चा सर्विस मतलब पावर डिपार्टमेंट को जा रहा है, ज़्यादा परसेंटेज सर्विस पावर डिपार्टमेंट को जा रहा है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो खर्चा है ना, देखो स्टोर्स का सर्विस 25, 50, 25 मतलब 1:2:1। तो बेसिस क्या होगा 1:2:1। कितना ट्रांसफर होगा 2275। इधर मत लिखो, 2275 ट्रांसफर होगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 1:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करो। 569, 1137, 569। ओके, उसके बाद पावर का। ठीक, अब देखो पावर का खुद का कितना था 3477, उसके साथ 569 ऐड करो। हाँ, स्टेप लैडर मेथड स्टोर के पास नहीं आएगा, ये दोनों का टोटल अब ए एंड बी को जाएगा। अब देखो पावर का जो सर्विस है 28.17, 70.42 या 2:5, ये जो रेशियो होगा 2:5 होगा। तो पावर का जाएगा 2:5। 2:5 में कितना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3447 प्लस 569, कितना हो रहा है 3477 प्लस 569, ये हो रहा है 4046। 4046 डिवाइड बाई 7 इंटू 5, इधर आएगा 2890, इधर आएगा 1156, ये जीरो हो जाएगा। रीअपोर्शनमेंट के बाद क्या बोला मैंने, रीअपोर्शनमेंट के बाद सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जीरो हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना 36305920। बस यही था तुम्हारा स्टेप लैडर मेथड। ओके, स्टेप लैडर मेथड के साथ हमारा क्या नॉन रेसिप्रोकल मेथड खत्म हो गया। नॉन रेसिप्रोकल मेथड में दो मेथड आता था, एक होता था डायरेक्ट मेथड और एक होता था स्टेप लैडर मेथड। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे रेसिप्रोकल मेथड। तो लिखो रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर हमें दो मेथड पढ़ना पड़ेगा। एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और रेसिप्रोकल मेथड के अंदर हमें दो मेथड पढ़ना पड़ेगा, एक होगा तुम्हारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक होगा तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो पहले हम सीखेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लिखो अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड
द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। लिखो पहले स्टेप 1, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट ऑफ दैट सर्विस डिपार्टमेंट which provides more service to other service department। जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ज्यादा सर्विस दे रहा है, पहले उसका खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन करो। स्टेप 2, redistribute the cost of the other service department to the redistribute cost of other service department to the production department and सर्विस डिपार्टमेंट फॉर व्हिच चलो इसको कर दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग the service department covered in step 1। Redistribute the cost of other service department to the production department and other service department including the service department covered in step 1। समझो इस स्टेप को। मान लो ए बी एक्स वाई, एक्स वाई तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट, ए बी तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने यही देखा कि एक्स ज़्यादा सर्विस दे रहा है किसको, वाई को, तो पहले एक्स का खर्चा ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, वाई के पास जाएगा, फिर वाई का खर्चा ए के पास आएगा, बी के पास, एक्स के पास भी जाएगा। ये खास पॉइंट होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम बार बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बोलेंगे सर पहले तुम एक्स का खर्चा को डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो एक्स का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक्स का 0 हो जाएगा। फिर वाई का खर्चा जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कुछ पोर्शन एक्स के पास चला आया, तो इसका मतलब फिर से अभी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो सारे डिपार्टमेंट का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब कंप्लीट होगा उसको कहते हैं साइकिल, उसको कहते हैं साइकिल। देखो मान लो दो सर्विस डिपार्टमेंट, तो पहले मैंने एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया फिर वाई को डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो दो डिपार्टमेंट का एक एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा साइकिल 1 हो गया, फिर से साइकिल 2 शुरू होगा, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साइकिल 2 हो गया, फिर से साइकिल 3 होगा, एक्स का वाई का, तो ऐसे चलेगा जब तक एक नेग्लिजिबल अमाउंट मतलब नहीं हुआ है, तब तक ऐसा प्रोसीजर फॉलो रहे चलेगा, मतलब ऐसा प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। एक डायग्राम का व्यू है, हाँ इसको मैं मिटाता हूं। देखो स्टेप 3, when
the first time distribution when the first time distribution is completed, then cycle 1 is completed. जब फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हम बोलेंगे कि साइकिल 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4, द साइकिल आर कंटिन्यू, द साइकिल आर टू बी कंटिन्यू until the amount to be reapportioned is very small. जब तक जो अमाउंट रीअपोर्शनमेंट होगा वो अमाउंट स्मॉल नहीं हुआ है तब तक साइकिल कंटिन्यू रहेगा, तब तक साइकिल कंटिन्यू होगा। स्मॉल होने के बाद तुम डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे सकते हो। तो स्टेप 5 लिखो, इफ द अमाउंट बिकेम्स स्मॉल then it can be transferred to production department directly। मतलब अमाउंट स्मॉल होने के बाद वो अमाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। एक नोट लिखो, देखो ऑलवेज रिमेंबर cycle must be completed, that means never drop the solution without completing the cycle। साइकिल शुरू हुआ है इसका मतलब वो कंप्लीट होगा। मान लो 3 डिपार्टमेंट, अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वाई का भी होगा, जेड का भी होगा। तुम बोलोगे चलो वाई का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके जेड को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। साइकिल शुरू हुआ है तो साइकिल कंप्लीट होगा। नोट बी, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द लास्ट साइकिल, जो स्टेप 5 कहता था कि लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्मॉल होने के बाद तुम खत्म करोगे तो वो ट्रांसफर होगा टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द लास्ट साइकिल विल बी इन डायरेक्ट मेथड। आप बोलेंगे सर ये बहुत लंबा स्टेप, 5 स्टेप है, फिर 2 नोट है, सारे स्टेप सारे नोट समझ में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। एक काम करो, मेरा जो तरीका उसको अपनाओ। मतलब एक कंसेप्ट के बाद एक एग्जाम्पल करो। अगर तुम अभी एग्जाम्पल करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें समझ में आएगा, एग्जाम्पल अगर नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे कंसेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल नहीं करूँगा, ऐसा आदमी में नहीं, तो इसीलिए मैं अभी एग्जाम्पल डेफिनेटली लिखाऊंगा। तो लिखो मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल, देखो टोटल ओवरहेड
total overhead as per primary distribution and production volume of each department are as follows. Particular machine department, assembly department, power department, canteen department. Particular machine department, assembly department, power department, and canteen department. Overhead amount as per primary distribution. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड अमाउंट तुम्हारा इधर 4 लाख, यहाँ पे 5 लाख, 2,80,000. लेबर और रिक्वायरमेंट, लेबर और रिक्वायरमेंट तुम्हारा 2,000 आवर, 5,000 आवर. मशीन और रिक्वायरमेंट 4,000 आवर, 1,000 आवर. प्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट 2,000 किलोवाट आवर, इधर 400 मिल, 2,000 किलोवाट आवर, 400 मिल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, पावर डिपार्टमेंट का 50%, 30%, 20%. कैंटीन डिपार्टमेंट का 40%, 50%, 10%. इसका मतलब पावर डिपार्टमेंट का जितना भी सर्विस हुआ है, मशीन डिपार्टमेंट को 50% ट्रांसफर हुआ है, असेंबली डिपार्टमेंट को 30% ट्रांसफर हुआ है, कैंटीन डिपार्टमेंट को 20% ट्रांसफर हुआ है. कैंटीन डिपार्टमेंट का जितना भी सर्विस हुआ है, मशीन डिपार्टमेंट को 40%, असेंबली डिपार्टमेंट को 50% और पावर डिपार्टमेंट को 30%. तो देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो the distribution of service department cost and compute the total overhead of the production department after secondary distribution. पहले 2 मिनट एग्जाम्पल को रीड करो, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. देखो, यहाँ पे बोथ डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे हैं टू ईच अदर, तो हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएंगे. ठीक है, लिखो सॉल्यूशन as per
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, solution as per repeated distribution method. Particular basis total machine department assembly department power कैंटीन, ये दो होगा तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दोनों होगा तुम्हारा सर्विस। पर्टिकुलर बेसिस टोटल मशीन डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट। तो बोलो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना, टोटल तो होगा तुम्हारा 11,80,000। सारे डिपार्टमेंट का लिखो, ये 4 लाख, इधर 5 लाख, इधर 2 लाख, इधर 80,000। अब रीअप्रोर्शनमेंट करो, ठीक है। देखो पावर डिपार्टमेंट का 20% सर्विस कैंटीन को जा रहा है, कैंटीन का 10% सर्विस पावर को आ रहा है। मतलब पावर डिपार्टमेंट ज्यादा दे रहा है, पावर डिपार्टमेंट ज्यादा दे रहा है, तो इसीलिए पहले पावर डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब साइकिल 1 शुरू होगा, साइकिल 1 में पहले पावर, बोलो पावर का कितना खर्चा, 2 लाख ट्रांसफर होगा। अब देखो पावर का जो खर्चा या सर्विस किस रेशियो में ट्रांसफर हुआ है, 5:3:2, तो वो हो जाएगा हमारा बेसिस 5:3:2। अब डिस्ट्रीब्यूशन करो 2 लाख को 5:3:2, 1 लाख 60,000 40,000। फिर उसके बाद कैंटीन, कैंटीन का 4:5:1 रेशियो में, तो 4:5:1। अब कैंटीन का 80 था, 40, 1,20,000। ये बोलेंगे, आप बोलेंगे सर क्या कैंटीन का खर्चा फिर से पावर को ट्रांसफर होगा? और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ऐसा होगा, पावर का खर्चा कैंटीन को जाएगा, कैंटीन का खर्चा पावर को आएगा, साइकिल 1 खत्म होगा, फिर साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4, ऐसा। बोलो कितना हो रहा है, 48, 60, 12। अब देखो कितना बचा, बैलेंस हो गया इसका, तो बैलेंसिंग चलो बैलेंस करो, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख प्लस 48, 5 लाख 48, 5 लाख प्लस 6 लाख 60, 61 लाख 20, 6 लाख 20, इधर 12,000, यहाँ पे 0 होगा। ये तुम्हारा साइकिल 1। अब कितना बचा है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, 12,000। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अपॉर्चुनमेंट होगा। अब कैंटीन का तो कुछ नहीं आ रहा है, पावर का 12,000 आ रहा है, 12,000 इतना स्मॉल अमाउंट नहीं है, तो इसीलिए हम साइकिल 2 करेंगे। तो फिर पावर का शुरू होगा 5:3:2, 12,000। बोलो 6,3600, 2,400। फिर कैंटीन 4:5:1, 2,400 को डिस्ट्रीब्यूशन करो, 960,
1200 240, देखो कितना हुआ, 5,48,000 प्लस 6,000 प्लस 960, ये हुआ 5,54,960, 6,20,000 प्लस 3,600 प्लस 1,200, ये हो रहा है तुम्हारा 6,24,800। अब 240, हाँ ये 240 तुम्हारा नेग्लिजिबल या स्मॉल अमाउंट बोल सकते हो, 240 बहुत कम अमाउंट। तो अब जो साइकिल होगा ये साइकिल 2, अब जो साइकिल होगा वो लास्ट साइकिल होगा। चलो पहले पावर 5:3:2, पहले इस रेशियो में अलोकेशन करो, 5:3:2, 120 72, ये तो 240 ट्रांसफर होगा, 48। अब कैंटीन, देखो कैंटीन में 4:5:1, लेकिन ये मेरा लास्ट साइकिल लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए ये डायरेक्टली 4:5 में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा और सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा। अगर ये सर्विस डिपार्टमेंट को फिर से ट्रांसफर कर दिया तो साइकिल खत्म नहीं होगा, फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए 48 को हम इधर एलोकेशन नहीं करेंगे। अब 4:5 21 27, कॉस्टिंग आसान है। तो कितना हुआ टोटल कॉस्ट आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइव 101, इधर हो रहा है 624,899, यहाँ पे 0 होगा 0 होगा। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा 0 हो गया, इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का सारे ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गया। बस यही था तुम्हारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके नेक्स्ट लिखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। लाइट कम कर देते हैं, लिखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ओके देखो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है ना, ये तुम मतलब हम लोग बहुत बार इस मेथड को यूज कर चुके हैं। याद है सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाइफरकेशन या सेग्रीगेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड था। हाँ चलो इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं बोलना है, सिंपली इसको मैं समझाऊंगा, बस नोट्स लिखो अपने आप समझ जाओगे। तो देखो इन repeated distribution method we find that power department is providing 20% of its service to canteen department and canteen department is providing, ये पिछला एग्जांपल जो एग्जांपल मैंने अभी वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सॉल्व किया था, बस वही एग्जांपल। and canteen department is providing 10% of its service to power department। बस देखो ये तुम्हारा पावर डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा कैंटीन डिपार्टमेंट, ठीक है। पावर डिपार्टमेंट 20% सर्विस दे रहा है कैंटीन डिपार्टमेंट को, और कैंटीन डिपार्टमेंट 10% सर्विस दे रहा है पावर डिपार्टमेंट। इसका मतलब
पावर डिपार्टमेंट का जितना टोटल खर्चा आएगा उसका 20% कैंटीन को जाएगा। कैंटीन का जितना खर्चा आएगा मतलब कैंटीन का जितना टोटल कॉस्ट होगा उसका 10% पावर का आएगा। ठीक है, अब बोलो पावर का टोटल कॉस्ट, एक होता है ओन कॉस्ट प्लस 10% ऑफ कैंटीन। हाँ क्यों? क्योंकि कैंटीन का कैंटीन का जो होगा टोटल कॉस्ट उसका 10% पावर के पास आएगा ना, तो पावर का टोटल कॉस्ट क्या होगा? ओन कॉस्ट। तो ओन कॉस्ट कितना? 2 लाख प्लस 10% ऑफ कैंटीन। अच्छा चलो, कैंटीन का टोटल कॉस्ट क्या होगा? ओन कॉस्ट प्लस 20% ऑफ पावर। हाँ, ओन कॉस्ट कितना? 80,000। अब 20% ऑफ पावर, देखो जब तक 20% ऑफ पावर ना निकलोगे तो तब तक कैंटीन का टोटल कॉस्ट पता नहीं चलेगा। हाँ, जब तक कैंटीन का टोटल कॉस्ट पता नहीं चलेगा तब तक 10% ऑफ कैंटीन भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। मतलब पावर का टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कैंटीन का टोटल कॉस्ट चाहिए, कैंटीन का टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए पावर का कॉस्ट चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा सकते हैं। कैमरा थोड़ा डिले हो रहा है, चिंता मत करो, तुम मेरी तरफ से मत देखो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, ओके चलो इक्वेशन फ्रेम करते हैं। हेंस वी कैन also solve the above by applying simultaneous equation method। हम ये सबको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलो। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे लगेगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ओन कॉस्ट प्लस शेयर ऑफ अदर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, लेट टोटल कॉस्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट, फटाफट लिखो, इज इक्वल टू एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ कैंटीन डिपार्टमेंट इज इक्वल टू वाई। अब एक्स इज इक्वल टू 2 लाख प्लस कैंटीन का टोटल कॉस्ट का 20%, सॉरी 10% प्लस 10% ऑफ वाई। वाई इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20% ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करो। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व होगा मैं बेसिक क्लास में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अब नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा। x इज इक्वल टू 2,12,245 आएगा, y इज इक्वल टू 122,449 आएगा। बिल्कुल वही आंसर आएगा जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आया था। अच्छा, अब बोलेंगे सर ये कौन सा एग्जाम्पल? 2,10,000 ये तो नहीं है। ओहो, आई एम सो सॉरी, सॉरी। हाँ, अब आएगा, आंसर आएगा, तुम चिंता मत करो। अब ये जो एक्स है ना, ये एक्स क्या होता है? पावर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट। वाई क्या होता है? कैंटीन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट। ये जो पावर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट, इसमें कैंटीन का खर्चा आके ऐड हो चुका है। ये जो कैंटीन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट, इसमें पावर का खर्चा भी आके ऐड हो चुका है। मतलब अब ये सारे अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो लिखो नाउ द एबव अमाउंट, अच्छा
नाउ वी कैन प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। चलो लिखो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट निकालो। पर्टिकुलर बेसिस टोटल मशीन असेंबली पावर कैंटीन। चलो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल 11,80,000, इधर 4 लाख, फटाफट लिखो, इधर 5 लाख, इधर 2 लाख, इधर 80,000। ओके, अब करो रीअपोर्शनमेंट। अब करो रीअपोर्शनमेंट, ठीक है। पावर का जो खर्चा होगा वो 5:3:2 में जाएगा। तो पावर का कितना खर्चा, पावर मतलब x था, तो पावर का टोटल कॉस्ट एलोकेशन होगा ना, 2,12,245 को अब एलोकेशन करो। मशीन के पास आएगा 1,06,123, असेंबली 63,673, कैंटीन के पास जाएगा 42,449, ठीक है। फिर अब देखो कैंटीन का जो खर्चा होगा 4:5:1 में जाएगा। तो कैंटीन का टोटल खर्चा कितना, 122,449। ये जो आया था ना, यही अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। हाँ, फिर मैं बाद में समझाऊंगा, अब तुम चेक कर सकते हो। 80,000 प्लस 42,449, 1,22,449। मशीन के पास आएगा 48,980, असेंबली 61,224। अब पावर के पास आएगा 12,245। अब देखो पावर का ओन कॉस्ट कितना, अरे भाई फटाफट समझो, पावर का ओन कॉस्ट कितना, 2 लाख। कैंटीन डिपार्टमेंट से कितना आया, 12,245। तो कुल मिला के कितना हुआ, 2,12,245 एलोकेशन हुआ। मशीन, असेंबली, कैंटीन। अब कैंटीन का टोटल खर्चा, अच्छा कैंटीन का ओन कॉस्ट कितना, 80। पावर से कितना आया, 42,449। तो टोटल कितना हुआ, वो 1,22,449। ये 1,22,449 मशीन के पास कितना गया, कितना, असेंबली, पावर। अब देखो पावर का 0 हो जाएगा, कैंटीन का 0 हो जाएगा। ये दोनों का कितना हो रहा है, 551, 103, 624, 897। बस बिल्कुल वही आंसर आ रहा है। हाँ, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का कुछ ड्रॉबैक है। ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट या मैक्सिमम 3 सर्विस डिपार्टमेंट के पास लग सकता है। 3 से ज़्यादा होगा, 4 या 5 सर्विस डिपार्टमेंट होगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन फेल मारेगा। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो अकॉर्डिंगली तुम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा सकते हो। बस इसी के साथ हमारा रीअपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। चलो आज के क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, रीअपोर्शनमेंट। तो एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, रीअपोर्शनमेंट सीखने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड जाएंगे, फिर अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, मशीन ओवरहेड, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो रीअपोर्शनमेंट के बाद अगर मैं एक जो शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, तो तुम बताओ रीअपोर्शनमेंट के बाद सभी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि रीअपोर्शनमेंट का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट विल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो रीअपोर्शनमेंट के बाद सारे खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास होगा। तो अब देखो ये 2 चीज देखो,
रीअपोर्शन मतलब रीअपोर्शनमेंट से पहले टोटल खर्चा कितना था 11,80,000। अब मशीन का कुछ था, असेंबली का कुछ था, पावर का कुछ था, कैंटीन का था। रीअपोर्शनमेंट के बाद टोटल खर्चा तुम चेक करो 11,80,000 ही होगा, लेकिन मशीन सॉरी पावर का जीरो, कैंटीन का जीरो। इसका मतलब जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, चलो एक रिक्वेस्ट सभी लोगों को, यहां तक तुम कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास आना। ठीक है, अगर यहां तक तुम 4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास जो मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा तुम नहीं समझोगे, प्रॉब्लम होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो जो मैं कह रहा हूं इसको 4 बार रिवाइज करो। फिर जो लोग मतलब यूट्यूब में क्लास देख रहे हो तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर सारे दोस्त को शेयर करोगे, फिर उसके बाद 2 या 3 बार वीडियो देखोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो ऑन करोगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।